कल आप लोगों को बताए थे लेंज लॉ, सही बात है ना। और लेंज लॉ लगभग बच्चों को याद हो गया होगा। जिस बच्चों को याद नहीं हुआ है वो कोशिश कीजिए याद करने का, और याद हो जाता तो अच्छी बात है। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं देखिए ध्यान से। अगला पढ़ रहे हैं इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस प्रेरकत्व। क्वेश्चन लिखिएगा, इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। क्वेश्चन लिखिएगा, इंडक्टेंस क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। इंडक्टेंस क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। बोलिए परिभाषा, सुनिएगा परिभाषा, दोहराइएगा मने मन। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण जो उसमें करंट में परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। याद लाओ, क्या बोलेंगे। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण जो उसमें करंट में परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, लिखिए। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण जो करंट में परिवर्तन का विरोध करता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह गुण जो करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। आकाश, करंट में परिवर्तन का विरोध करता है, कॉमा जो करंट में लिखेंगे, जो करंट में परिवर्तन का विरोध करता है, कॉमा इंडक्टेंस कहलाता है। इंडक्टेंस कहलाता है। इंडक्टेंस कहलाता, लगातार लिखे एक लाइन और। जब किसी सर्किट में, एक लाइन और लिखेगा, जब किसी सर्किट में करंट बदलती है तो वह अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। लाइन चेंज करके लिखेगा, सब स्टार्ट करके नहीं समझे, एक एक पॉइंट करके लिखेगा लाइन चेंज करके। लिखिए, यदि करंट की दिशा या परिमाण बदलता है, यदि करंट की दिशा या परिमाण बदलता है
यदि करंट की दिशा या परिमाण बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है, जिससे सर्किट में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। जिससे सर्किट में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। यह प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अतः पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अतः मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती होता है। अब एक मिनट ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर इनकेस किसी बच्चे को दिक्कत हो जाए तो पूछ भी लीजिएगा, लेकिन याद करते जाना। यहाँ पर दो तीन चीज़ बताएंगे, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। देखिए हम चेयर पे बैठ गए हैं तो कैमरा में दिखिए नहीं रहे हैं, नहीं समझे? जादू टोना हो गया, डिसअपियर। क्या नू दिक्कत है क्या? हैं? बड़ी उदास लग रही बाबू। कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स समानुपाती होता है किसके? करंट के। तो फाइ समानुपाती जगह पे कांस्टेंट लिखा गया क्या? के इंटू आई। वेयर जहाँ के को कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। इंडक्टेंस कांस्टेंट, प्रेरक का तो नियतांक क्या कहा जाता है? इंडक्टेंस कांस्टेंट। अब अगर के निकालेंगे प्रेरकत्व नियतांक, अगर के निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा? 5/I हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको ये लिखिए। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट जो होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है क्या? हेनरी। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? हेनरी। सिंबल क्या होता है बेटा? कैपिटल H। अब अगर हेनरी निकालेंगे तो एक हेनरी बराबर होता है बेटा 1 वेबर पर एम्पियर।
ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए लिखिएगा। लिखा है समानुपाती होता है, इसको यहाँ तक उतारिएगा के और कांस्टेंट तक। इसे ये इसके नीचे नहीं उतारना, यहाँ तक उतारिएगा, ऊपर तक। बातचीत नहीं, जल्दी उतारो। यहाँ इसके नीचे नहीं लिखिएगा, ऊपर ही लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है। लिख लिया? स्टार देके फटाफट लिखिएगा जल्दी से। स्टार देके लिखिएगा। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। स्टार देके लिखिएगा। एक हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर। स्टार देके क्या लिखिएगा? 1 हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर। ऑनलाइन वाला बच्चा बोलेंगे सर तो गायब है, कैसे लिखा रहे हैं? ऑफलाइन वाला बच्चा देख रहा है, एकदम सामने बैठे हैं चेयर पे। नहीं, ऑनलाइन में कैमरा यहाँ तक, यहीं तक कैमरा दिख रहा है, यहीं तक खाली बोर्ड दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में हम नहीं दिख रहे हैं। लिखिए 1 हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर। फिर स्टार देके लिखिएगा। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। लिखा? फिर स्टार देके लिखिएगा। इसका बीमा सूत्र इसका बीमा सूत्र क्या होगा बताओ तो? M1 L2 T-2 I-2। लिखिए इसका बीमा सूत्र M1 L2 T-2 I-2 होता है। इसका बीमा सूत्र M1 L2 T-2 I-2 होता है। लिख लिया? अब लाइन चेंज करके लिखिएगा। इंडक्टेंस 2 प्रकार का होता है। लिखो लिखो, लाइन चेंज करके लिखिएगा। इंडक्टेंस 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर सेल्फ इंडक्टेंस। हिंदी हो जाएगा स्वप्रेरकत्व। दूसरा नंबर हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा नंबर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरकत्व या प्रेरण। इसको को बच्चा मुतवल नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना? हाँ म्यूचुअल बोले हैं, मुतवल नहीं। हाँ कुछ बच्चा इंग्लिश मीडियम तो ठीक पढ़ता है, हिंदी मीडियम बच्चा जब पढ़ता है तब हंसने मौका मिलता है। तो हम नहीं चाहते आपके ऊपर कोई हंसे, क्योंकि आपके ऊपर कोई हंसेगा तो आपकी बेइज्जती होगी। और क्या इसमें, क्या इसमें सोचने वाली क्या बात है? इंडक्टेंस कितने प्रकार का होता है बेटा?
कौन कौन? ठीक है, पहला नंबर सेल्फ इंडक्टेंस लिख के डैश दीजिएगा। पहला नंबर सेल्फ इंडक्टेंस लिख के डैश दीजिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस लिख के डैश दीजिएगा। सुनिए, सेल्फ इंडक्टेंस होता है जो अपने से प्रवाहित करंट का खुद से विरोध करे या अपने से उत्पन्न करे, मतलब अपने से ही छेड़छाड़ करे, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा देखेगा, लॉज में आता है, रूम में आता है, भाड़ा लेके आता है, रहता है, रूम में आता है, वो पढ़ना स्टार्ट करता है, अपने से खुद ब खुद वो प्रेरित हो गया कि ना हमको पढ़ना है, और वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, सेल्फ इंडक्शन हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन को संधि विच्छेद कीजिए, अन्य और अन्य के द्वारा, बस में कि नहीं है, अन्य और अन्य के द्वारा, दूसरों और दूसरों के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? जैसे कुछ बच्चा लॉज में आया, खूब सो रहा है, उसका पार्टनर देखा कि पढ़ रहा है, तब उसको लगता है कि अरे बाप वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, तो उससे वो प्रेरित हुआ, उससे वो प्रेरणा लिया, उससे वो प्रेरित होकर ये भी पढ़ना स्टार्ट किया। बस में आ गया, वो गया म्यूचुअल इंडक्शन। और सेल्फ का मतलब कि अपने से, कोई बोला नहीं कि तुम ये काम करो, अपने से प्रेरित होकर वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? सेल्फ इंडक्शन हो गया। सेल्फ इंडक्शन का एग्जाम्पल है बेटा, देखते हो स्विच को कभी कभी आप ऑफ ऑन करते होंगे, उसमें चिंगारी निकलती है ना, तो वो कमी और वृद्धि का विरोध करती है। गीजर अगर घर में होगा तो जैसे ऑन कीजिएगा देखिएगा चिंगारी छोड़ता है, तो ऑन करने के बाद करंट में वृद्धि हुआ, उस वृद्धि का विरोध किया, फिर ऑफ किया तो चिंगारी वो छोड़ता है, तो ऑफ कर करंट में कमी हुआ, उस कमी का विरोध किया, सेल्फ इंडक्शन है बेटा। घर में कभी देखो ऑफ ऑन करते इसमें चिंगारी छोड़ता है स्विच, वो एग्जाम्पल सेल्फ इंडक्शन का है। अगर तुम ऑन कर रहे हो तो करंट का मान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, तो वृद्धि का विरोध करने लगा। ऑफ कर रहे हो, करंट का मान बढ़ेगा घटेगा? उस घटेगा, वो कमी का विरोध करने लगा, इसलिए चिंगारी छोड़ देता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हुआ ना? पर सेल्फ इंडक्शन लोग लिख लें, लिखें, लिखिए सेल्फ इंडक्शन लिख के दे दीजिएगा। लिखिए, जब किसी कॉइल में किसी प्रभाव से प्रेरित करंट या प्रवाहित करंट में वृद्धि या कमी का विरोध करता है। प्रेरित करंट या प्रवाहित करंट में वृद्धि या कमी का विरोध करता है, में वृद्धि या कमी का विरोध करता है, तो इस प्रकार के कॉइल को पंखा बंद करो जल्दी से, जल्दी फैन ऑफ कर दो, सभी फैन जल्दी से फैन ऑफ की जल्दी से। इस प्रकार के कॉइल को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, या सेल्फ इंडक्टेंस, एक ही चीज है, ठीक है? सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब देखिए इसका फिगर बेटा, और ये इसमें फिगर में याद रखिएगा, इसमें एक ही कॉइल रहता है, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल रहता है, और समझिएगा सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक कॉइल रहता है, उसी कॉइल में करंट प्रवाहित होता है, तो उसके कमी या क्या कहते हैं वृद्धि का विरोध करता है, वो सेल्फ इंडक्शन होता है। आपको कल लेंज लॉ पढ़ाए थे ना,
तो लेंज लॉ से ही इस प्रकार का मिलता जुलता है कि वो कमी और वृद्धि का विरोध करना। और फिर इसके बाद आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन में पंखा नहीं, लाइट चला लो। म्यूचुअल इंडक्शन में फिर आपको बताएंगे, आपको क्या कहते हैं, ये दो कॉइल होता है जो ट्रांसफार्मर काम करता है। फिर आपको बाद मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में बदलता है। जैसे करंट है, एसी आ रहा है, और वो चार्जर जो आपको मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर के द्वारा जो फिर वहाँ पे जो पिन रहता है वो किस में बदल दिया, डीसी में बदल दिया। एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में कर देता है। तो जो डिवाइस होता है रेक्टिफायर, तो ये सेल्फ और म्यूचुअल समझ लीजिएगा ना, तो उसमें फिर आपको आसानी हो जाएगी समझाना, उसमें आसानी हो जाएगी पढ़ना मॉडर्न फिजिक्स में। और अभी बेटा दुर्गा पूजा तक रगड़ के क्लास चलेगा, यानी कि दुर्गा पूजा तक में आपका सिलेबस को लगभग एंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रिवीजन खाली चलेगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा। हालांकि पूरी तरह एंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे, क्योंकि जैसे एंड कर देते हैं बच्चा रूम में सोना शुरू कर देता है। तो और ये भी बता दे बेटा कि 2026 का जो एग्ज़ाम होगा, 2027 का एग्ज़ाम होगा, 25 का एग्ज़ाम होगा, यानी कि जिस भी ईयर का एग्ज़ाम होगा वो समझ लीजिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहेगा। और देखिए कितना बिहार बोर्ड बच्चों को कमज़ोर कर दिया है। इससे सीखिएगा कि इंटर का एग्ज़ाम को इजी कर दिया, आसान कर दिया, कि जाओ भाई 70 को ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, तुम 35 को जवाब दो, जाओ 20 को शॉर्ट दे रहे हैं, तुम 10 को जवाब दो, 6 को लॉन्ग दे रहे हैं, तुम 3 को जवाब दो। अब उसमें क्या होगा, बच्चा का आसानी हो गया। इंटर का एग्ज़ाम जितना आसान किया, इसी प्रकार का कंपटीशन का एग्ज़ाम इतना आसान करता तब ना। और कंपटीशन में जाके पूरा हार्ड कर देता है, पूरा भास्ट कर देता है, पूरा टफ कर देता है। अब क्या होता है, बच्चा सब यहाँ पर तो आसानी से हंसते खेलते पढ़ रहा है, अब वहाँ पर जैसे मिलता है उसको भास्ट अचानक, बस उसके बाद वो बौखलाना शुरू करता है, अरे बाप अब क्या होगा, तब वो परेशान होना शुरू होता है। अभी देखिए लाइब्रेरी में देखते हैं कुछ कुछ बच्चा 10-10 घंटा 15 घंटा एकदम सुबह 6 बजे प्रवेश करता है, रात को 10 बजे यहाँ जाता है, दिन भर वहीं बैठा हुआ है, उसी भी लाइब्रेरी पर सो रहा है, उठ रहा है, तो टाइम पास हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है वो, उसे कोई फायदा नहीं है। 4 घंटा ही पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ लीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन का हम स्टार्ट करेंगे समझाना, हालांकि आज संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बता सकते हैं, जहाँ तक बता पाएंगे बताएंगे, ठीक है। हालांकि पूरा होगा भी नहीं, ठीक ना। और सुनो ये, कल सुबह 9 बजे वाला बैच में ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो जिस भी बच्चों का क्लास छूट रहा है तो याद रखिएगा उसका पछतावा रहेगा। जितना क्लास मिस कर रहे हैं उतना ही आप एग्ज़ाम के रिजल्ट के दिन रोइएगा। एग्ज़ाम आके तो रोना ही रोना है, रिजल्ट लेके जब सब दिन इसी क्लास एब्सेंट ना करें, ठीक है। तो चूँकि अभी टॉपिक अभी हाई ने पढ़ाने के लिए पहले लाइव क्लास को बंद कर देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को।